किसी भी देश के लिए जो नियम पुस्तिका होती है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। खासकर जब बात भारत जैसे देश की हो तो ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। तो चलिए आज इसी बदलाव की दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, क्या सच में एक अकेला कानून पूरे देश की तकदीर पलट सकता है? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है, ये उतनी ही बड़ी सच्चाई है संवैधानिक संशोधनों की जबरदस्त ताकत की। देखिए, किसी भी संविधान के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है? भारत के संविधान को बदलने की एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात को समझ लेते हैं। संवैधानिक संशोधन, इसका सीधा सा मतलब है किसी देश के संविधान की लिखी हुई बातों को औपचारिक तौर पर बदलने की प्रक्रिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे बड़े कानून, उसकी बुनियाद को बदलने जैसा है। तो भारत में संविधान बदलने के कह सकते हैं 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है साधारण बहुमत, जो रोजमर्रा के बदलावों के लिए होता है, जैसे किसी राज्य की सीमा बदलना। दूसरा, जो थोड़ा और मुश्किल है, वो है विशेष बहुमत। इसमें मौलिक अधिकारों जैसे बड़े और बुनियादी बदलावों के लिए 2/3 वोटों की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल वाला तरीका है, वो है विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। ये जीएसटी जैसे कानूनों के लिए जरूरी है, जो केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों पर असर डालते हैं। लेकिन देखिए, कानून बनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसका असली खेल तो राजनीति और चुनावों के मैदान में होता है। और इस सोर्स में एक बहुत ही कह सकते हैं पते की बात कही गई है। हमें भारत में तभी कुछ मिला है जब वो इलेक्शन रहा है। ये लाइन इस तरफ इशारा करती है कि बड़े बड़े नीतिगत बदलाव अक्सर चुनावी फायदे के लिए एकदम सही समय पर किए जाते हैं। अब इस पैटर्न को जरा देखिए। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आती है और ठीक अगले साल 2014 में आम चुनाव होते हैं। फिर 2023 में सरकार महिला आरक्षण विधेयक लाती है और 2024 में फिर आम चुनाव। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सोर्स के मुताबिक ये अवलोकन किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का एक फीचर, एक विशेषता बन गया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे अलग अलग सरकारों ने वक्त वक्त पर अपनाया है। लेकिन कभी कभी ये बदलाव सिर्फ चुनावी वादों तक नहीं रहते, ये पूरी व्यवस्था की नींव तक हिला देते हैं। और यहीं से हम कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे नाटकीय मोड़ पर आते हैं। 42वां संशोधन। इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जाता है। ये संशोधन इतना बड़ा और इतना फैलावा था कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 59 विषयों पर बदलाव किए गए थे। तो इसमें क्या क्या बदला गया था? आपातकाल घोषित करने की सारी शक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री को दे दी गई। आंतरिक अशांति को इमरजेंसी का आधार बना दिया गया, मतलब एक ऐसा शब्द जिसकी कोई साफ परिभाषा ही नहीं थी। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह मानना मजबूरी बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात, अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत कम कर दिया गया। तो जाहिर है, इन बदलावों का नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में एक जबरदस्त गुस्सा फूटा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया, जिसने सरकार की बुनियादी हिलाकर रख दी। इस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। नई सरकार आई और उसने 1978 में 44वां संशोधन पास किया, जिसका एक ही मकसद था, 42वें संशोधन से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना। तो चलिए देखते हैं कि इस ग्रेट करेक्शन में हुआ क्या। एक तरफ 42वें संशोधन ने प्रधानमंत्री को अकेले इमरजेंसी लगाने की ताकत दी, तो 44वें ने कहा नहीं, इसके लिए पूरे कैबिनेट की लिखित मंजूरी लगेगी। आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट आधार को हटाकर सिर्फ सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। लोकसभा का कार्यकाल वापस 6 से 5 साल किया गया और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार फिर से सोचने के लिए लौटाने का अधिकार वापस दिया गया। और अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर आते हैं, जो इतिहास से मिली एक चेतावनी है। एक पल के लिए एक सिचुएशन सोचिए। क्या होगा अगर किसी एक ही पार्टी को संसद में भी जबरदस्त बहुमत मिल जाए और साथ ही देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भी उसी की सरकार हो? अगर ऐसा हो जाए तो उस पार्टी के हाथ में वो ताकत आ जाती है जिससे वो सबसे मुश्किल वाला संवैधानिक संशोधन भी पास कर सकती है। याद है वो तीसरा तरीका,
विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन वाला, वो भी संभव हो जाता है। और यहीं पर सोर्स की सबसे बड़ी, सबसे गहरी चेतावनी सामने आती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर वो अनुच्छेद 368 को ही हटा दें। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि संविधान को बदलने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसी नियम को बदल देना। सोचकर देखिए, अगर कोई सरकार ये नियम ही बदल दे कि अब संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं, बल्कि साधारण बहुमत ही काफी होगा। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई खेल के बीच में ही खेल के नियम बदल दे। इसके बाद तो कोई भी बदलाव करना बेहद आसान हो जाएगा। सोर्स में इस खतरनाक स्थिति की तुलना जर्मनी में जो हुआ उससे की गई है। हिटलर ने अपनी इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां के संविधान को ही बदल दिया था। उसने सारे चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन खत्म कर दिए, और इसका नतीजा ये हुआ कि सारी ताकत एक जगह सिमट गई और लोकतंत्र खत्म हो गया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर किसी देश की नियम पुस्तिका को ही दोबारा लिखा जा सकता है, तो फिर लोकतंत्र का असली आखिरी रक्षक कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।